जय हिंद सभी को। आज हम लोग लाइट 1 का लेक्चर 2 लेने जा रहे हैं। नवल करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं लॉकडाउन के चलते हुए, ठीक है ना। तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उन सबको डिस्कस करना है हमको। तो देखिएगा, लाइन से एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक बोल देते हैं, नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं उनको जानना। तो बोलेंगे इमेजेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर आर वर्चुअल एंड इरेक्ट। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी एवं सीधे होते हैं, ठीक है। सारे के सारे आभासी रहेंगे, सीधे रहेंगे। आभासी, सीधे, वर्चुअल, इरेक्ट। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कभी भी वस्तु से बड़े प्राप्त नहीं होंगे। द इमेजेस ऑब्टेन्ड बाय द प्लेन मिरर आर नॉट लार्जर देन ऑब्जेक्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो +1 होगा। प्लस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं, वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं, वो हमेशा इरेक्ट होती हैं, और इरेक्ट होने के कारण और वर्चुअल होने के कारण इसका जो मैग्निफिकेशन है वो प्लस में लिया जाता है, ठीक है। तो इमेजेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर आर सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज की रहेंगी। आगे बोल सकते हैं, नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे वो दर्पण के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर बनेंगे जितनी डिस्टेंस पर उसके सामने वस्तु रखी है। इमेजेस फॉर्म बाय द डिस्टेंस ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट फ्रंट में रहेगी और इमेज उसकी बैक में रहेगी, बट डिस्टेंस दोनों की सेम रहेगी, दोनों की डिस्टेंस सेम रहेगी। नेक्स्ट है आगे, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर द्वारा उनमें जो है लेटरल इन्वर्जन पाया जाता है। लेटरल इन्वर्जन, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों में पार्श्व विक्रमण पाया जाता है। कौन सा विक्रमण? पार्श्व विक्रमण। इसका मतलब होता है जब भी कोई व्यक्ति राइट हैंड को रेज करेगा तो उसका लेफ्ट हैंड ऊपर दिखेगा उसके प्रतिबिंब में, दर्पण के प्रतिबिंब में। राइट का लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट का राइट दिखता है, ठीक है ना। इसे कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उनके 11 जो अल्फाबेट होते हैं उनमें लैटरल इन्वर्जन नहीं मिलता, ठीक है जी। अंग्रेजी वर्णमाला के 11 वर्ड्स में पार्श्व विक्रमण नहीं पाया जाता। 26 में से 11 में पाया नहीं जाता और बाकी सब में पाया जाता है, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर जो है उसके बारे में कुछ और देखते हैं। और इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि अगर प्लेन मिरर में कोई पर्सन जो है अपना फुल इमेज देखना चाहता है तो उसकी लेंथ जो है उस पर्सन की हाइट की आधी होनी चाहिए। यानी कि लेंथ ऑफ द मिरर शुड बी half of the height of person. If he want to see his full image in the mirror, then length of the mirror should be half of the height of the person. ये आधी होनी चाहिए हाइट की, पर्सन की हाइट की। और अगर वो व्यक्ति जो है अपना बैक वॉल का फुल इमेज देखना चाहता है किसी मिरर में जो कि सामने लगा हुआ है, तो अगर पीछे की दीवार का फुल प्रतिबिंब देखना है तो उस दर्पण की लंबाई पीछे की दीवार की ऊंचाई की 1/3 होनी चाहिए। If a person want to see the full image of the back wall in the mirror, then length of the mirror should be 1/3 of the height of the back wall. ठीक है जी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर को अगर उसके प्लेन के परपेंडिकुलर थीटा कोण से, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया जाए, इफ ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा। यदि कोई समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दे तो जब इस पर प्रकाश किरण आती है तो वो परावर्तित होने के बाद 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। डायरेक्टली पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कुछ और खास बातें समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय दी प्लेन मिरर व्हेन दे आर एट इंक्लाइंड एट थीटा एंगल। दो प्लेन मिरर है
ये दोनों के दोनों प्लेन मिरर किसी एंगल थीटा पर एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं, थीटा कोण पर झुके हुए हैं, तो इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्टेन्ड बाय द मिरर्स इज n इक्वल्स टू 360 बाय थीटा। प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा। अगर ये इवन है, सम संख्या है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, n-1, ये हमारे प्रतिबिंबों की संख्या आएगी। और अगर ऑड है तो n ही रहेगी, ठीक है। 360 बाय थीटा से जो नंबर आएगा, अगर वो सम संख्या है तो उसमें से एक घटा दीजिए, और अगर ऑड है तो यही रहने दीजिए। हालांकि एक दूसरा कंसेप्ट भी लगता है, लाइन ऑफ सिमेट्री वाला कंसेप्ट भी लगता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा भी दिखा देता हूँ आपको कि अगर ऑब्जेक्ट यह है लाइन ऑफ सिमेट्री, सममित रेखा, दो दर्पण है, दो प्लेन मिरर हैं जो किसी एंगल पर एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं थीटा एंगल पे। अगर ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री पे रखी है तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है 360 बाय थीटा -1, ठीक है जी। लाइन ऑफ सिमेट्री पे रखी है तो, और अगर लाइन ऑफ सिमेट्री पे नहीं है, कहीं और रखी है तो 360 बाय थीटा। सममित रेखा पर नहीं रखी कि इसके अलावा कहीं और इधर उधर रखी है तो 360 बाय थीटा, ये आपका आंसर आएगा फिर, ठीक है ना। ये सममित रेखा पर रखने पे तब, और ये सममित रेखा पर ना हो, कहीं और रखी हो इसके अलावा तब, ठीक है जी। अब अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन अबाउट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देन यू शुड टेक ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आपको उसको सममित रेखा पर ही लेना है, ठीक है ना, कि वो सममित रेखा पर ही मानी जानी चाहिए, तो आपका फॉर्मूला फिर ये अप्लाई होगा, ठीक है जी। इनसे हम देख सकते हैं जब भी अपने को क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमको कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अलग अलग थीटा दे दिए, मान लीजिए टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल 90 डिग्री, एट एंगल 60 डिग्री, एट एंगल 45 डिग्री, ऐसे कई सारे एंगल्स दे दिए और आपसे पूछा देन हाउ मेनी इमेजेस ऑब्टेन्ड बाय द मिरर्स इन दिस कंडीशन। तो इसमें देखें तो n इक्वल्स टू 360 बाय थीटा इक्वल्स टू 360 बाय 90 इक्वल्स टू 4, इवन है, -1 कर दो, आंसर आएगा 3। n इक्वल्स टू 360 बाय 60, 6 आया, -1 इक्वल्स टू 5, और n इक्वल्स टू 360 बाय 45, 9 से 5 बार गया, 9 से 4 बार गया, आया 8, -1 इक्वल्स टू 7, ये हो गया। और अगर थीटा इक्वल्स टू 120 दिया है तो n इक्वल्स टू 360 बाय 120 इक्वल्स टू 3। तो जहां इवन था उनमें से एक माइनस कर दिया, क्योंकि कंडीशन कुछ दी नहीं है, स्पेशलाइज्ड कंडीशन नहीं दी, तो हम मानेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री वाला फॉर्मूला -1 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और जब ऑड आया तो हमने ऑड ही रहने दिया, ये हो गया। एक और चीज बोली जाती है इसमें, अप्रोक्सीमेशन अगर लेना हो, मान लीजिए आपका पॉइंट में आंसर आ रहा है इस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ इमेजेस आपको जो ऑब्टेन हो रही है वो पॉइंट में आ रही है। से फॉर एग्जांपल 4.1, 4.8, 4.2, ऐसे कोई से भी आंसर आपके आते हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिली ये हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमको अप्रोक्सीमेशन लाइन जो राउंड ऑफ लेना है वो कितना लेना है, 4 लेना है, ठीक है जी। पॉइंट में जो भी इमेजेस बनी है बाद में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ठीक है। चलिए ना आगे मूव करते हैं, प्लेन मिरर में आगे देखते हैं। ये तो गया नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में, कितने प्रतिबिंब बने उसके बारे में हो गया। अगर मान लीजिए 3 प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे से किसी एंगल थीटा पर हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलेंगी, तो n इक्वल्स टू 720 बाय थीटा -1, ये हो जाएगी प्रतिबिंबों की संख्या, n इक्वल्स टू 720 बटा थीटा -1। 3 प्लेन मिरर्स के लिए अगर वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उन तीनों प्रतिबिंब से आंसर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया क्वेश्चन में कि 3 प्लेन मिरर हैं, किसी रूम की वॉल्स एडजेसेंट वॉल हैं और सीलिंग
सब पे लगे हुए हैं इस तरह से, मिरर्स लगा दिए और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दी, तो बताइए कितनी इमेजेस बनेंगी। हाउ मेनी इमेजेस आर ऑब्टेन्ड बाय दीज प्लेन मिरर्स इफ दे आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री एंगल। और फिर ये भी कह सकते हैं कि हम अगर मान लीजिए रूम में एडजेसेंट वॉल जो है वो और ऊपर की सीलिंग सभी में मिरर लगा दिए तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलेंगी। तो उसके लिए एंगल है 90 डिग्री, तो n इक्वल्स टू 720 बाय 90 माइनस 1, सो 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7 इमेजेस। तो ये 7 इमेजेस हमको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो इनको याद रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग कर्व्ड मिरर पर, वक्र दर्पणों पर। कर्व्ड मिरर, वक्र दर्पण। वक्र दर्पण कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स, एक होता है अवतल यानी कि कॉनकेव। उत्तल यानी कि हिंदी में समझे तो बहुत इजी है, उत्तल मतलब इसका तल जो है, जिसका प्लेन है वो उठा हुआ हो, उसे बोलेंगे उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। ठीक है जी, लाइक दैट। अवतल लाइक दैट। इनको हम ऐसे सिल्वरिंग कर सकते हैं पीछे की साइड, तो ये उत्तल बन जाएगा। और इसके अगर इस वाली सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया तो ये अवतल यानी कि कॉनकेव बन जाएगा। डिपेंड करता है कौन सी सरफेस को सिल्वरिंग किया है, उस पर डिपेंड करेगा इमेजेस कैसी बनेंगी। ठीक है ना, और दर्पण कौन से बनेंगे। ठीक है जी, तो ये 2 प्रकार के दर्पण पढ़ने हैं, बनते कैसे उनको देखते हैं। ये हम जैसे मान लीजिए कोई स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल बॉडी है, सॉरी, ये इसका सेंटर है, ये उसकी रेडियस है, उसके हमने इतने पार्ट को काट दिया और इतने पार्ट को यूज में ले लिया, उसके इस वाले भाग को हमने सिल्वर्ड कर दिया, चांदी की परत लगा दी और आगे वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो हमारे ये बन गया एक कर्व्ड मिरर। ठीक है, ये सेंटर था, पहले सेंटर ऑफ स्फीयर था, अब ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वक्र सतह का केंद्र बन गया, वक्रता केंद्र जिसे बोलते हैं। और यहाँ की दूरी पहले गोले की त्रिज्या थी, अभी हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, तो ये स्थिति आती है इनमें, तो ये बन जाता है अवतल दर्पण। इसका उल्टा करेंगे तो हमें मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर। ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर, इसका उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, आइए देखते हैं मिरर में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। सो देखिएगा ध्यान से, ये है कॉनकेव मिरर, इसमें मान लिया ये इसका सेंटर है, ये इसका फोकस है और ये इसका बिंदु है P। ठीक है जी, 3 पॉइंट लिए हमने, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द पोल। वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव, तीनों चीजें ली इसमें। यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, ये कहलाएगी r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कहलाएगी स्मॉल r, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल से फोकस बिंदु की दूरी फोकल लेंथ। ठीक है जी, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहलाती है ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी, और ध्रुव से ही वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता दूरी या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिस्टेंस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, ये हो जाएगी। ये जो लाइन दिख रही है स्ट्रेट लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है। इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है जी, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये बन गया एक मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इनके पॉइंट्स याद रखिएगा कौन सा क्या होता है। आगे बढ़ते चलिए, अब आते हैं रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कर्व्ड मिरर्स। वक्र दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम देखते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो पहला नियम, वे प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं, लाइट रेज विच आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन द
कॉनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो परावर्तन के पश्चात वे फोकस से होकर गुजरती हैं, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास फ्रॉम द फोकस। ठीक है, एक और देखते हैं, लाइट रे विच इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि प्रकाश किरणें फोकस से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएंगी, दे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड लास्ट वन फॉर कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण की लास्ट है, यदि वे वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मूल मार्ग से होकर लौट जाएंगी। इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर थ्रू द center of curvature, then they will retrace their path and return back on the same path. कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं, कॉन्वेक्स में देखें अगर, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इसका फोकस भी इस साइड है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस साइड है, तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो टकराने के बाद इस तरह से वापस लौटती हैं मानो कि वो फोकस से लौट रही हों। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट विल गो लाइक दैट, दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस बट एग्जैक्टली दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द फोकस, दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। इसका अपोजिट, इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर टुवर्ड्स द फोकस, यदि उत्तल दर्पण पर प्रकाश किरणें फोकस की तरफ होती हुई आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, दे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, नाउ थर्ड वन एंड लास्ट, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण पर वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती हैं, इसकी दिशा में आपतित होती हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल रिट्रेस देयर पाथ, ये अपने पाथ को दोहराती हुई वापस लौट जाएंगी। ठीक है जी, इस तरह के नियम हैं, इनको याद रखना है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, आगे हैं डिफरेंट पोजीशंस ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कर्व्ड मिरर्स, वक्र दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियां, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कर्व्ड मिरर्स। ठीक है जी, तो इसमें इसके पहले अपन एक चीज देख लेते हैं, एक ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक ये है कि कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि अगर आपको इनफाइनाइट दिया तो इनफाइनाइट का हमेशा उल्टा होगा एफ, और एफ का उल्टा होगा इनफाइनाइट, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का उल्टा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, ये चीज याद रख लेना, और ये चीज याद है तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, और ये पोजीशंस का पता लगाने में भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं कैसे इनको यूज करेंगे। इनको यूज करना भी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आइए पहली कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो आप समझ गए होंगे कि इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। ऑब्वियसली मैंने भी बताया था इंफिनिटी का उल्टा फोकस। ठीक है जी, तो जब वस्तु अनंत पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। अब डायग्राम बनाने से पहले खुद सोचिए कि जो ऑब्जेक्ट आपसे बहुत दूर है तो उसकी इमेज आपकी आंखों पे कितनी बड़ी बनेगी। ठीक है, तो अगर आप देखें जैसे कि एक एरोप्लेन है, ऊपर उड़ रहा है स्काई में, तो वो आपको कितना सा दिखाई देता है, जरा सा। एग्जैक्टली वो बहुत बड़ा है बट वो दिखता कैसा है, स्मॉल साइज। ठीक है जी, क्योंकि आंखों पर उसके जो एंगल है या आंखों पर जो उसकी इमेज बनती है वो बहुत छोटी बनती है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी है कि एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। अभी हम कॉनकेव मिरर के लिए देखेंगे ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशन किस लिए देखेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए। इसका मान लीजिए फोकस ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और ये हो गया इनफाइनाइट डिस्टेंस। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखिए तो यहाँ से सीधी प्रकाश करने आएंगी, सीधी लाइट रेज आएंगी, इधर से भी सीधी लाइट रेज आएंगी,
और ये सीधी लाइट ले जाएंगी तो क्या करेंगी, टकराकर फोकस से होकर जाएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास फ्रॉम फोकस। तो यहाँ पर आकर मिली, यहाँ पर अगर इन्होंने कट किया एक दूसरे को, तो जहाँ पर ये कट कर रही है वहाँ पर एक इमेज बनेगी। तो कैसी दिख रही है इमेज यहाँ पर, छोटी। तो वास्तविक यानी रियल इन्वर्टेड और बिंदु आकार की, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट वाइज छोटी इमेज मिलेगी। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है जी, पॉइंट वाइज होगी। ये इमेज मिलेगी बाय द हेल्प ऑफ दिस। मैंने बताया था भी कि एरोप्लेन दूर है, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर है आपसे, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, बिल्कुल छोटी बनेगी, पॉइंट वाइज बनेगी, छोटी सी बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। ये हो गया। यहीं पर एक और चीज देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन। एम जो आएगा इसके लिए क्या आएगा, टू मच लेस देन -1। अभी साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट थोड़ी सी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एम जो होगा वो लेते हैं कितना, बहुत कम है, 1 से भी, और माइनस में है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है जी। और 1 से कम है मतलब बहुत छोटा इमेज बन रहा है हमारा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, उसको ये डिनोट कर रहा है। एक्चुअली में एम होता क्या है, एम को देखते हैं, साइज ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने बताया था अभी, एरोप्लेन का एग्जैक्टली साइज होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बोल सकते हैं, इट इज अ वेरी लार्ज साइज। और उसकी इमेज हमारी आंख पर बनी, जब वो उड़ रहा था तब कितनी बनी, छोटी सी इमेज बनी। तो साइज ऑफ इमेज बहुत छोटी, वेरी स्मॉल। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। प्रतिबिंब में बहुत छोटा, वस्तु है बहुत बड़ी। तो छोटा, बहुत छोटा अपन बहुत बड़ा, आंसर क्या आएगा, 1 से बहुत कम। तो इसलिए हमारा आंसर 1 से बहुत कम आता है। मैग्निफिकेशन 1 से बहुत कम आता है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है रियल इन्वर्टेड को, वास्तविक उल्टे को। ये आगे फर्स्ट कंडीशन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे कंडीशन देखते हैं, देखिएगा। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, वस्तु को हमने कहां रख दिया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा कहीं पर, तो उसकी इमेज कहां बनेगी। तो डायग्राम तो हम बाद में बना लेंगे, पहले ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। इन चीजों का इस्तेमाल बताऊंगा न्यूमेरिकल में कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, हमको फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और एक अप्रोक्सीमेट आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है जी। तो वही देखने जा रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइट और सी के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी है। तो पहले रख देते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, एक टेंटेटिव डायग्राम बनाते हैं हम। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट रखी हमारी यहां। मैंने बोला था इनफाइनाइट का उल्टा फोकस और सी का उल्टा सी, यानी कि हमारी जो इमेज बनेगी वो फोकस और सी के बीच में बनेगी, मतलब वो यहां कहीं बनेगी। आइडिया लग गया। न्यूमेरिकल में इसका कैसे यूज करेंगे वो भी देखेंगे हम बाद में। चलिए फिलहाल डायग्राम बनाते हैं। सीधी रे ऑफ लाइट आएंगी, कहां से होकर जाएंगी, दे विल पास फ्रॉम फोकस, नियम पढ़ा था भी हम लोगों ने, ठीक है। और जो रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाएंगी वो कहां से होकर जाएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दे आर गोइंग पैरेलल। कहां कट किया, यहां पर एक इमेज बन गई। कैसी इमेज बन गई, ये बनी इमेज, ये थी ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी बनी, वास्तविक, रियल, इन्वर्टेड, उल्टी, ठीक है ना। अब वेरी स्मॉल नहीं है, सिर्फ स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटी, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, ठीक है ना। ये इमेज हमको मिल जाती है, रियल इन्वर्टेड स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन बोल देंगे लेस देन -1, ठीक है जी। ये कंडीशन आ गई। इसमें ये ध्यान रखना है, रिफ्लेक्टेड रे कट करनी चाहिए तब इमेज बनती है। जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे कट करती हैं तो इमेज बनती है। हम दूसरा नियम यहां से भी लगा सकते थे कि सी से होकर जाने वाली सी से वापस आती है, तब भी यहीं पर कट करती हैं, या यहां से जाते यहां वापस आते
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगा सकते थे, परावर्तन का नियम लगाकर भी हम इसको प्राप्त कर सकते थे, इस वाली इमेज को, ये वाली कंडीशन को। ठीक है जी, तो कोई सी भी कंडीशन अप्लाई करके हम ये प्राप्त कर सकते हैं, ये ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कहां रख दिया, वक्रता केंद्र पर रख दिया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलिए डायग्राम बनाते हैं। ट्रिक से डायरेक्टली क्लियर है, इमेज कहां बनेगी, सी पर ही बनेगी, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। यह है फोकस, यह है वक्रता केंद्र। थोड़ा सेम डिस्टेंस पर बनाने, क्योंकि ये दोनों सेम डिस्टेंस पे ही होती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट यहां रखी है, सीधी रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाएंगी, और जो रे ऑफ लाइट पोल पे आएंगी, जो रे ऑफ लाइट पोल पे आती हैं, रे ऑफ लाइट विच आर इंसिडेंट ऑन पोल, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन they will go at the same angle and they will cut here। तो यहां पर कट करेंगी, ऑलमोस्ट कट अगर किया तो इमेज कहां बनेगी, यहां पे कट किया है तो क्या ये सी पर ही इमेज बनेगी। थोड़ा सा डायग्राम रे ऑफ लाइट इधर उधर हो गई है, बाकी कहां बनेगी, सी पर ही बनेगी। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं सेम साइज का है, तो हम बोलेंगे रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के समान आकार का, यानी m इक्वल्स टू -1। मैग्निफिकेशन कितना आएगा, -1, और रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज के, यानी वास्तविक है, उल्टी है, और वस्तु के समान आकार की है। यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही मिलता है। When the object is kept at center of curvature, then its image also obtained at center of curvature and it will be of the same size। और ये सेम साइज की होगी, समान आकार की होगी, तो ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है जी, चलिए दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ लाइट 2। अगले लेक्चर के लिए हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। थर्ड लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके आगे की स्थितियां, और फिर कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशंस भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।